क्लास 9th फिजिक्स चैप्टर का नाम मोशन और लेक्चर नंबर 3। तो स्वागत है आपका आपके इस चैनल अनुनय एकेडमी पर। मेरा नाम अनुनय शर्मा। शुरुआत करेंगे लेक्चर नंबर 3 की इक्वेशंस ऑफ मोशन से। ध्यान से समझना इक्वेशंस ऑफ मोशंस क्या होती हैं। देखिए, किसी भी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास क्या चाहिए? हमारे पास चाहिए वेलोसिटी, यानी हमें u पता हो, हमें v पता हो, हमें u पता हो, हमें v पता हो। ये सारी चीजें क्या हो गई? ये तो हो गई वेलोसिटी या कह रो स्पीड। किसी भी चीज को मोशन में क्या है? स्पीड है या वेलोसिटी है? स्पीड है या वेलोसिटी है, उसको हम u या v से इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी ऐसे डिस्क्राइब करते हैं। अगर किसी चीज में कोई वेलोसिटी होगी, चेंज हो रहा होगा, तो उसमें एक्सेलरेशन भी हो सकती है। ये रही एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी है तो वो डिस्टेंस भी ट्रेवल करेगी। ये है डिस्टेंस। और इन सारी चीजों को होने के लिए टाइम भी तो लगेगा। ये जो 5 चीजें हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 चीजें मिलकर मोशन को डिस्क्राइब करती हैं। और इन पांचों के इन 5 चीजों में से किसी भी हर 4 चीज के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन है। और जो किसी भी इन 5 में से किसी भी 4 चीजों के बीच का जो रिलेशन है ना, उसे कहते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। और वो रही ये 3। पहला है v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। जरा ध्यान से देखो, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। ये 1 u 2 एक्सेलरेशन 3, ये हो गई ना 4 चीजें। 4 चीजों के बीच का रिलेशन v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम। ये सारी चीजें मिलके मोशन को रिप्रेजेंट करती है। दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन ये रही, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s क्या है? s इज द डिस्टेंस, u इज इनिशियल वेलोसिटी, t इज द टाइम, a इज एक्सेलरेशन। बाकी तो आपको मालूम ही है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। अगेन v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। ये तो ये 3 जो रिलेशंस हैं, इनको रट लो, याद कर लो, इनको रट लो, क्योंकि ये रिलेशंस काम आएंगे आगे जाके हमें न्यूमेरिकल्स करने में। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशंस है और ये 11th में, 12th में, ये बहुत सारी जगह, हर जगह काम आएंगे। इनको रट लो, बिल्कुल रट लो। ठीक होगी बात? ओके, तो इनको कहेंगे हम इक्वेशंस ऑफ मोशन। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे और समझते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। मोशन को ग्राफ से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं भाई? ये पहला ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ का मतलब क्या होता है? बड़े ध्यान से सुनना, ग्राफ समझ लेना तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी। ये इस तरफ आपने हमेशा टाइम लेना है, इस तरफ एक्स एक्सिस पर हमेशा टाइम लेना है। ये रहा ओरिजिन 0। और इधर जब हम वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ की, तो इधर हमने क्या ले लेना है? इधर हमने ले लेना है डिस्टेंस, इधर हमने लेना है डिस्टेंस। यहां तक ठीक है? ये डिस्टेंस इस तरफ को। ठीक होगी बात? अगर इस तरफ का इस ढंग का ग्राफ हो, इस ग्राफ का मतलब क्या है? बड़े ध्यान से देखना। इस ग्राफ का मतलब है कि ये जो लाइन है, ये टाइम एक्सिस के पैरेलल है, यानी ये डिस्टेंस है। चलो मान लेते हैं, मैं ये एक लाइन ऐसे लगा देता हूं। इधर जो डिस्टेंस की वैल्यू है वो है 20 मीटर। डिस्टेंस मीटर में मेजर करते हैं ना, 20 मीटर। अब जरा इधर ध्यान देखना, पहले 1 सेकंड में मैंने देखा कितना डिस्टेंस है। हाँ जी, इधर गए 20 मीटर। बात समझ में आ रही? अगले 1 सेकंड यानी सेकंड पे देखा कितना डिस्टेंस है, तब भी 20 मीटर। ऐसे चलते चलते लेटेस्ट से मैं 10 सेकंड्स बाद देख रहा हूं कितना डिस्टेंस है, तब भी देखो 20 मीटर ही आ रहा है। इसका मतलब जैसे 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 ये टाइम बढ़ रहा है, ध्यान इधर, जैसे 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 ये टाइम बढ़ रहा है, डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा है। डिस्टेंस के ऊपर कोई फर्क है, डिस्टेंस उतना ही है। इसका मतलब क्या? अगर डिस्टेंस उतना ही है, कम होने इसका, अगर डिस्टेंस उतना ही है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बॉडी अपनी जगह से हिल ही नहीं रही, बॉडी अपनी जगह से चल ही नहीं रही। अगर बॉडी चल ही नहीं रही है अपनी जगह से भाई, तो हम ये कह सकते हैं ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। क्या कह सकते हैं? ये जो ग्राफ है ये एट रेस्ट का है। ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट चल नहीं रहा है। हम जब भी देख रहे हैं वो वहीं बैठा हुआ है 20 मीटर पे, वहीं पड़ाव डाल के बैठा हुआ है, वहां से हिल नहीं रहा। ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। सो जब भी इस ढंग का ग्राफ आए तो देख के ही कह देना डिस्टेंस, जो भी टाइम एक्सिस के जो पैरेलल होता है वो कांस्टेंट और टाइम के हिसाब से बदल नहीं रहा, यानी डिस्टेंस टाइम के हिसाब से बदल नहीं रहा, तो ये हो गया कांस्टेंट, ऑब्जेक्ट हो गया एट रेस्ट। दिस इज ए ग्राफ ऑफ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। ये लिखा है ना, दिस इज ए ग्राफ ऑफ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट एट रेस्ट दिखाना हो ग्राफिकली तो ये वाला ग्राफ बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये रहा यूनिफॉर्म स्पीड का डिस्टेंस टाइम ग्राफ समझ लो भाई। चलिए ये लीजिए, मैं इधर साइड में अलग से भी साथ में बनाता हूं ताकि मैं आपको समझा सकूं। इधर क्या लेना है हमने, बताओ? टाइम। ये रही एक्स एक्सिस। इधर क्या लेना है हमने? इधर क्या लेना है हमने? डिस्टेंस। तो ये रहा डिस्टेंस। ठीक होगी बात? इधर को डिस्टेंस, इधर को टाइम। ये रहा ओरिजिन। अब ये क्या बात कर रहा है भाई? ये कह रहा है कि ओरिजिन से अगर ग्राफ को इस ढंग का है, यानी एक स्ट्रेट लाइन आए, तो ये तो
आपने की है, ये यूनिफॉर्म मोशन किया नहीं है। यूनिफॉर्म मोशन में स्ट्रेट लाइन ही तो आती है यूनिफॉर्म मोशन। तो डिस्टेंस और टाइम ग्राफ हमें क्या देता है, स्पीड नहीं देता। देखो स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इधर देख लेते हैं, इधर ये ओ सी इस केस में डिस्टेंस है, तो क्या ये भी डिस्टेंस ही नहीं हो गया, ए बी डिस्टेंस, और इसको ट्रेवल करने के लिए ये लगा टाइम ओ बी। ये बात समझ में आई। ये क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, बेस। इतना भी ध्यान में रखना। सो देखो स्पीड क्या होगी, ए बी यानी परपेंडिकुलर अपॉन ओ बी यानी बेस। समझ में आ रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखो इसको मिला लूं यहां, इसको मिला लूं यहां, तो ये परपेंडिकुलर हुआ ना, ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ। इधर हम ले रहे हैं टाइम, इधर हम ले रहे हैं डिस्टेंस। सो दिस अपॉन दिस यानी ए बी अपॉन बी ओ बी इस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और जब भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस आता है उसे हम कहते हैं स्लोप ऑफ द ग्राफ। क्या कहते हैं, स्लोप ऑफ द ग्राफ। क्या कहते हैं, स्लोप ऑफ द ग्राफ। सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ से अगर मुझे स्पीड निकालनी है तो मैं सीधा सीधा स्लोप ऑफ द ग्राफ निकालूंगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ से अगर मुझे स्पीड निकालनी है तो सीधा सीधा क्या निकालूंगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी स्लोप निकालूंगा। जो भी आंसर आएगा वो मेरे को स्पीड देगा। समझ में आई बात। तो ये वाला ग्राफ ध्यान में रखना, ये यूनिफॉर्म स्पीड का है। ये ग्राफ, ये एरिया, ये ग्राफ, ये यूनिफॉर्म स्पीड का यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ। यहां से अगर हमने ये स्पीड निकालनी हो तो हम इसका स्लोप निकालेंगे यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये हो गया, ठीक होगी बात यहां पे। आगे चलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ मैं बहुत डिटेल में आपके साथ बात की है पिछले लेक्चर में। पैराबोलिक को इसको बोलते हैं। ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। ये कर्व बन जाता है इस ढंग से ऊपर की तरफ से, यानी कि टाइम और जो इसका डिस्टेंस है वो टाइम के हिसाब से नहीं बढ़ रहा है, नॉन यूनिफॉर्म है, इरेगुलर बढ़ रहा है, इरेगुलर बढ़ रहा है मतलब स्पीड इरेगुलर होगी। दिस टाइम ग्राफ इज ए कर्व, इट रिप्रेजेंट्स नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन यानी डिस्टेंस और टाइम हमें क्या देते हैं, स्पीड इरेगुलरली बढ़ रही है, स्पीड इरेगुलरली बढ़ रही है, तभी तो नॉन यूनिफॉर्म हुआ। व्हेन स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, भाई इधर आ जाओ, स्पीड टाइम ग्राफ पे आते हैं। अब जब स्पीड टाइम ग्राफ के हम अभी देखो इधर हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ किया, अब हम बात करते हैं स्पीड टाइम ग्राफ की। स्पीड टाइम ग्राफ में इसको देखो टाइम एक्सिस, चलो फिर से समझ लो। ये मैं ग्राफ बनाता हूं, अभी बनाया था थोड़ी देर पहले। इधर हमने क्या लिया है, टाइम, और इधर हमने क्या लिया है, इस बार लिया है स्पीड। इधर क्या लिया है, स्पीड, पहले क्या था, डिस्टेंस। ये जीरो। ये कह रहा है कि अगर ये ग्राफ ऐसा है तो इसका मतलब क्या है, लेटर से यहां स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान देना, मैंने आपसे क्या कहा था, जो भी टाइम एक्सिस के पैरेलल आता है मतलब वो चेंज नहीं हो रहा है ग्राफ, वो फिक्स्ड है। इसका मतलब है पहले 1 सेकेंड में जब मैंने स्पीड देखी 20 मीटर पर सेकेंड, अगले 5 सेकंड में मैंने इसकी स्पीड देखी तब भी 20 मीटर पर सेकंड, अगले 10 सेकंड के बाद मैं देख रहा हूं तब भी 20 मीटर पर सेकंड। यानी ये बॉडी 20 मीटर पर सेकंड की फिक्स्ड या कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। सो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ग्राफ इस ढंग से आ गए, इसका मतलब है स्पीड ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट हो तो हम कहेंगे यूनिफॉर्म स्पीड है उसकी। सो जब स्पीड कांस्टेंट है यानी स्पीड चेंज नहीं हो रही है तो इसका दूसरा मतलब क्या होता है, अगर स्पीड ना चेंज हो रही है इसका मतलब इसकी एक्सेलरेशन जीरो होनी चाहिए। क्यों जीरो होनी चाहिए, एक्सेलरेशन जीरो क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये स्पीड या वेलोसिटी कुछ भी चेंज ही नहीं हो रही है, फिक्स है, नहीं एक्सेलरेशन जीरो है। इट इज नॉट एन एक्सेलरेटेड मोशन, इस मोशन की एक्सेलरेशन कितनी है, जीरो। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस ढंग का कुछ है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखो ये स्पीड, ये टाइम, इस ग्राफ को समझ लो। और मैं बना भी देता हूं फिर से देखो ये रहा ग्राफ। इधर एज यूजुअल हम टाइम लेते हैं, इधर मैं लिख देता हूं टाइम। ये रहा आपका एक्स एक्सिस, इस तरफ को हम क्या ले रहे हैं, स्पीड ले रहे हैं, तो इधर मैं स्पीड लिख देता हूं। इस तरफ को हम ले रहे हैं स्पीड, फाइन। अब ये कह रहा है कि इधर ओरिजिन से ये अगर स्ट्रेट लाइन आती है तो ये तो आपने पढ़ा ही है, ये यूनिफॉर्म मोशन का है, यूनिफॉर्म मोशन तो है। ये स्ट्रेट लाइन से इस ग्राफ से हम क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, चलो देखते हैं। ये इधर देखते हैं, ध्यान से देखना। ये O है, चलो ये इसका B हो गया, ये इसका C हो गया,
ये इधर मिला दिया तो ये हो गया ए, यही है ग्राफ, यही है। ओके, ये ग्राफ क्या देखा, अभी हमने कहा था कि हमें अगर ऐसे ग्राफ से एक्सेलरेशन निकालनी हो तो हम निकालते हैं स्लोप ऑफ द ग्राफ। स्लोप ऑफ द ग्राफ क्या होता है, ये रहा परपेंडिकुलर। स्लोप ऑफ द ग्राफ का मतलब क्या है, ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस का मतलब क्या है, बीसी अपॉन ओसी। ये रहा ना बीसी अपॉन ओसी, ये क्या हो गया एक्सेलरेशन, ये क्या हो गया स्लोप। समझ में आई बात, ये है क्या एक्चुअली, अभी तो बात की मैंने, ये क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसको हम क्या कहते हैं स्लोप। सो अगर मैं स्लोप निकाल लूं तो मेरे पास एक्सेलरेशन आ जाएगी स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ में से। अगर मैं जो एक्सेलरेशन निकालनी हो तो मैं उसकी स्लोप निकालूंगा। स्लोप कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इतनी बात समझ पाई। एक और चीज यहां से निकाल सकते हैं, वो है डिस्टेंस ट्रेवल। बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, डिस्टेंस ट्रेवल कैसे निकालते हैं बेटा, ये है ना हमारा मेन। तो ये एरिया, इसका एरिया अंडर द ग्राफ, ये रहा ग्राफ हमारा। इस ग्राफ के अंदर जितनी भाई ये चीजें आ रही हैं, इसका अगर मैं एरिया निकाल लें तो दैट गिव्स मी डिस्टेंस ट्रेवल। दो चीजें याद रखनी है, एक स्लोप रखाएंगे, स्पीड टाइम ग्राफ में अगर हम स्लोप निकालेंगे तो एक्सेलरेशन निकलेगी, एरिया अंडर द ग्राफ निकालेंगे तो डिस्टेंस निकलेगी। फिर से इधर स्लोप यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, एक्सेलरेशन आएगा। और अगर हम एरिया निकालेंगे तो क्या आएगा, कम ऑन क्या आएगा, एरिया निकालेंगे तो डिस्टेंस। अगर हमने डिस्टेंस निकालना है तो एरिया निकाल लो, डिस्टेंस पता करना है ग्राफ से बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो ये जो है एरिया अंडर द ग्राफ ये निकाल लो। और अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालनी है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर लो यानी स्लोप निकाल लो। ये बात याद रह जाएगी, ये न्यूमेरिकल्स में काम आएगी। ऐसे चुटकियों में न्यूमेरिकल होंगे लेकिन याद कर लो इसको। अभी चलिए देखते हैं, फिर करते हैं इसको। सी डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा, एरिया अंडर द ग्राफ। अगर मैं इसको देखूं, देखो ये है 90 डिग्री एंगल, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, एरिया क्या होता है, एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यही है। इधर बेस कितना है ओसी, हाइट कितना है बीसी, तो रख दो ना इधर, ये रहा फॉर्मूला, ये आ गया हाफ इंटू ओसी इंटू बीसी। ये आ गया हमारे पास, ये ओसी इंटू बीसी। अच्छा इसको वैसे देखूं तो क्या बना, ये देखो हाफ ओसी क्या है भाई, लेट अस से इट इज टाइम टी, ये टी। बीसी क्या है, इधर देखो ये स्पीड है। इधर चला था तो इनिशियल स्पीड 0 थी, इधर पहुंच गया तो फाइनल स्पीड होगी, तो लेट अस से ये वी हो, हाफ इंटू वीटी। ऐसे भी कर सकते हैं हाफ इंटू वीटी, लेकिन इसको छोड़ो, आप ना ऐसे ही याद रखो। चलो इस वाले को तो रहने दो, आप ऐसे ही सीधा याद रखो, ऐसे ही याद रखो कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया अंडर ट्राइंगल है। लेकिन ये ट्राइंगल नहीं भी हो सकती, कुछ और भी हो सकता है, वो भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं रिटार्डेशन। हमने एक्सेलरेशन देखी, हमने पॉजिटिव एक्सेलरेशन देखी, अब देखते हैं हम नेगेटिव एक्सेलरेशन। इस ग्राफ को ध्यान से समझना, सभी ग्राफ को ध्यान से समझना। इसी को क्यों, ये रहा ग्राफ, ये रहा हमारे पास टाइम t, और इस तरफ को हम ले रहे हैं स्पीड। अब देखो अगर ग्राफ इस ढंग का है, ये ग्राफ है, इस ग्राफ का मतलब क्या है, इस ग्राफ का मतलब है जब टाइम 0 है तो इधर स्पीड इसकी मैक्सिमम रही होगी, लेट अस से 20 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कोई चीज चल रही है, आप गाड़ी चला रहे हैं या आप स्कूटर चला रहे हैं या बाइक चला रहे हैं, 20 मीटर पर सेकंड से आपने अचानक ब्रेक लगाई तो ये ग्राफ बनेगा। ब्रेक लगाई आपने तो ये ग्राफ बनेगा। वेलोसिटी कम हो रही है, देखो अगले 5 सेकंड में ये देखो वेलोसिटी कहां रह गई, इधर कम हुई है नहीं, अगले 10 सेकंड में इधर से देखो इधर पहुंच गए। वेलोसिटी पहले इतनी थी, ये और कम हो गई, और जब यहां पहुंच गए अगले लेटर से 20 सेकंड्स में, तो देखो वेलोसिटी कितनी आ गई, 0, यानी चीज रुक गई, एट रेस्ट आ गई। आपका जो ऑब्जेक्ट है, आपके जो स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, कार है, वो गई रुक। ये बात समझ में, ब्रेक हो रहा है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन इसमें आ रही है। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब हम इसको रिटार्डेशन भी कहते हैं और हम इसको डी एक्सेलरेशन भी कहते हैं। इसको कुछ इस ढंग का ग्राफ, इस ग्राफ को रट लो, इस ग्राफ को ध्यान से देख लो, इस ढंग का ग्राफ होगा, आंख बंद करके बोल देना ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है, ये रिटार्डेशन है। ये बात समझ में आई। चलिए बढ़ते हैं आगे। स्पीड टाइम ग्राफ में हम बात करेंगे एक ऐसे ग्राफ की जिसमें इनिशियल वेलोसिटी 0 ना हो। जैसे अभी तक हमने जो भी किया ना, अभी तक जैसे हमने कोई एक ये ग्राफ बनाया था, मैंने कहा इधर टाइम है और मैंने कहा इधर स्पीड है, इधर 0 है, इधर से कुछ ग्राफ बनाया, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है व्हेन टाइम, जब हमने टाइम 0 नापना शुरू किया तो इसकी वेलोसिटी थी 0, धीरे धीरे टाइम भी बढ़ा, वेलोसिटी भी बढ़ी। लेकिन ये ग्राफ मुझे क्या बता रहा है, ये ग्राफ मुझे बता रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, वो चीज किसी ना किसी वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है। तो फिर ग्राफ बना लेते हैं ना,
तो ये रहा ग्राफ, यहां टाइम, ये 0, इस तरफ को हम क्या ले रहे हैं, इस तरफ को हम ले रहे हैं स्पीड. Let us say body is already having some speed, some initial velocity. Initial velocity को हम किससे डिनोट करते हैं बेटा, u से. तो यहां से यहां ये u हो गया, already having some u हो रहा है यहां तक. अब इसके बाद it is यूनिफॉर्म मोशन में है, तो इसके बाद ये लाइन खींच, तो ये बन गया ग्राफ. ये बात समझ पाई, ग्राफ बन गया है. अब इस ग्राफ से भी हम क्या निकाल सकते हैं, स्पीड टाइम ग्राफ से क्या निकाल सकते हैं यार, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, स्लोप ऑफ द ग्राफ निकालेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल निकाल सकते हैं, एरिया अंडर द ग्राफ. इस केस में भी देखो एरिया अंडर द ग्राफ कैसे निकालेंगे, मैं इसको यहां से जोड़ देता हूं. ये जो बचा ये एरिया अंडर द ग्राफ नहीं बचा क्या, देखो ये जो बचा, ये जो चीज है इसका एरिया. अब इस डायग्राम को आप ध्यान से देखो, तो क्या ये डायग्राम मुझे ये नहीं कह रही कि ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल है. अगर ये और इसके पैरेलल है तो ये क्या होती है, ट्रेपीजियम. ट्रेपीजियम का एरिया निकालना है तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस. ट्रेपीजियम का एरिया अगर मैं निकालूंगा तो मेरे पास आ जाएगा डिस्टेंस कवर्ड. डिस्टेंस कवर्ड कैसे निकालना है, सम एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट बाय 2. सम ऑफ पैरेलल साइड, बेटा ये रही ना, ये और ये सम ऑफ, ये पैरेलल साइड है, सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड, कुछ भी नाम रख लो. देखो इसने तो रखा है OXYZ, मैं कुछ और लिख देता हूं, ये O, ये A, ये B, ये C, ऐसे समझ लो. सम ऑफ पैरेलल साइड, सो सम ऑफ पैरेलल साइड क्या होगी बेटा, ये OA है ना, ये OA पैरेलल किसके है, BC के, प्लस BC. समझ पा रहा है, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट. हाइट क्या होती है, इन पैरेलल साइड्स के बीच को, इन पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस को कितना हुआ, OC डिवाइडेड बाय 2. दिस इज व्हाट, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट डिवाइडेड बाय 2. ये हो गया OA प्लस BC. इस केस में ये रहा, ये OX प्लस YZ इंटू दिस टाइम OZ डिवाइडेड बाय 2. और आप ध्यान से देखो, व्हाट इज दिस OA, क्या ये इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, U. What is this BC, ये देखो यहां पहुंच गए, यहां ये पहुंच गई फाइनल वेलोसिटी, तो क्या ये फाइनल वेलोसिटी नहीं है, V. और ये रहा ब्रैकेट. व्हाट इज दिस OC, ये इधर हम टाइम मेजर कर रहे हैं ना इधर, तो क्या ये T नहीं हुआ, तो इधर हो गया T और डिवाइडेड बाय 2. ये हो गया तुम्हारा डिस्टेंस भाई, U प्लस V इंटू T. ये लो, क्लियर हुआ, इजी. आराम से समझना है, बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है. ग्राफ का मामला है, इसके ऊपर 100% ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में आएगा, इसलिए ध्यान से इसको बड़े आराम से समझो. चलो ये तो समझ चुके हैं. स्पीड टाइम ग्राफ, अगर ग्राफ इस ढंग का है तो इसको हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, और इसे ये कर्व्ड लाइन है. सो स्पीड टाइम ग्राफ, व्हेन यू सी दैट इट इज ए कर्व्ड लाइन, इट इज ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन. और जी आगे बढ़ते हैं. सर्कुलर मोशन के लिए इतनी सारे फोटोज मैंने क्यों लगाए हैं, आइए देखते हैं. कोई भी चीज जब सर्कल में मूव करती है तो उसे हम कहते हैं कि उसके पास सर्कुलर मोशन है. एनीथिंग, कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कल में मूव कर रहा है, इधर कोई ऑब्जेक्ट है, ये सर्कल में मूव कर रहा है, तो हम कहेंगे इसके पास सर्कुलर मोशन है. when an object moves in a circle, we say it is having a circular motion. सर्कुलर मोशन में होता क्या है, सर्कुलर मोशन में ये होता है कि हर बार, फिर से ध्यान देना, हर बार लेट अस से ये सेंटर है और यहां से यहां तक ये सर्कुलर मोशन में होता क्या है. तो चलिए, एक आपने रस्सी ली, रस्सी के साथ आगे पत्थर बांधा और आपने इसको ऐसे घुमाना शुरू किया. रस्सी ली, पत्थर बांधा और ऐसे घुमाना शुरू किया, फिर आपने उस रस्सी को छोड़ दिया और आप थोड़ा पीछे हट गए. अब मुझे बताओ, वो पत्थर इधर अभी भी ऐसे घूम रहा होगा, गोल गोल ऊपर घूम रहा होगा. आप इधर हैं, आप पहले जोर से घुमाया, फिर आपने छोड़ दिया, फिर आप इधर आगे, क्या वो अभी भी घूम रहा होगा, नहीं, क्योंकि आपको मालूम है जैसे आप उसको छोड़ते हैं, लेटर से यहां था, ये इस डायरेक्शन में आप इसको घुमा रहे थे, जैसे आपने छोड़ा ये इस डायरेक्शन में सीधा चला गया. ये बनाया इसने 90 डिग्री एंगल, इसको कहते हैं टेंजेंट. ये टेंजेंट की तरफ, यानी इस तरफ को जो फोर्स इसको खींच रही है उसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स. सेंटर की तरफ जो फोर्स जो आप ऐसे घुमा रहे थे, खींच रहे थे, जिसकी वजह से ये हर मोड़ पे अपनी डायरेक्शन बदल रहा था. जाना तो इसको टेंजेंट था, या जहां भी आप छोड़ेंगे वहां से टेंजेंट बनाते हो. जहां भी आप इस रस्सी को छोड़ दोगे या काट दोगे, ये टेंजेंट बनाता हुआ ये ऑब्जेक्ट के उस डायरेक्शन में चला जाएगा. अगर ये ऑब्जेक्ट यहां है तो इधर चला जाएगा, ये रहा 90 डिग्री एंगल. अगर ये ऑब्जेक्ट यहां है
तो इधर चला जाएगा, ये रहा 90 डिग्री एंगल, यानी ये टेंजेंट बनाते हुए चला जाता है। इसका मतलब क्या है, हर इसको सर्कल में रखने के लिए इधर से जो एक्सेलरेशन, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन इसको मिल रही है, इसको फोर्स एफ सेंटीमीटर फोर्स से इसको खींच रहे हैं, ये फोर्स है जो इसको सर्कल में रख रही है। सर्कल में रखने के लिए देखिए इस पॉइंट से ये इधर चला जाता, लेकिन इसकी डायरेक्शन को इधर को मोड़ा है। किसने मोड़ा? ये जो सेंटीमीटर फोर्स इसके ऊपर लगी। क्लियर हुई बात? यानी एवरी पॉइंट देयर इज ए चेंज इन डायरेक्शन। चेंज इन डायरेक्शन को यहां से समझते हैं। लेट अस से यहां एक ऑब्जेक्ट है, यहां से समझना, आराम से समझना, बहुत मजेदार है। यहां ऑब्जेक्ट है, ये गया 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 गया, यहां पहुंच गया। अब उसको इस ट्रैक पे जाना है, तो इधर से उसकी डायरेक्शन चेंज हुई या नहीं? हाँ जी हुई। फिर वो यहां पहुंचा, यहां से फिर उसकी डायरेक्शन चेंज हुई, फिर यहां पहुंचा, यहां से फिर उसकी डायरेक्शन चेंज हुई। अब मैंने इसी को थोड़ा इसके विभाजन और कर दिया, थोड़ी इसकी और ब्रांचेस बना दी, थोड़ा इस ढंग का डायग्राम बना दिया। अब देखो, जब ये ऑब्जेक्ट यहां पहुंचा, इधर को मुड़ा, यहां पहुंचा, डायरेक्शन चेंज हुई, यहां पहुंचा, डायरेक्शन चेंज हुई, यहां पहुंचा, फिर मैंने इसको और छोटे हिस्सों में बांट दिए। देखो, नियर अबाउट, कमिंग टू, नियर अबाउट टू सर्कल। तब भी देखो, जब यहां पहुंचा तो डायरेक्शन चेंज, यहां पहुंचा तो डायरेक्शन चेंज, यहां पहुंचा। एवरी पॉइंट इस, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है मोड़, यहां दिख रहा है, इसलिए लग रहा है कि यहां डायरेक्शन चेंज हो रही। लेकिन इसी को अगर मैं और छोटा 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 करता जाऊं, तो ये छोटे 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 पॉइंट मिलके एक दिन, ये एक बार ये मैं ये सर्कल बना देंगे, और सर्कल के हर पॉइंट के ऊपर देयर इज ए चेंज इन डायरेक्शन। देखो, ये सेंटर है, तो ये सेंटर, ये 90 डिग्री एंगल, ये 90 डिग्री एंगल, ये 90 डिग्री एंगल, ये 90, यानी ये 90 डिग्री, जहां भी छोड़ोगे इन 90 डिग्री एंगल पे वो चला जाएगा। यानी हर पॉइंट के ऊपर देयर इज ए चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द स्पीड ऑफ द बॉडी। चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन डायरेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? देखो, हमारे पास वेलोसिटी है, वेलोसिटी में दो चीजें होती हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड, एक होता है डायरेक्शन। और हमने ये कहा था कि वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी कब बदलती है? या तो उसका मैग्नीट्यूड बदल जाए या उसका डायरेक्शन बदल जाए। लेट अस से कोई चीज एक फिक्स्ड स्पीड यानी लेट अस से 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इस सर्कल में घूम रही है, तो हम कहेंगे वो यूनिफॉर्म स्पीड से घूम रही है, वो उसका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। लेकिन हर पॉइंट पर स्पीड तो कांस्टेंट है बेटा, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन, ध्यान देना इधर, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन, हर पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, हर जगह वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। और अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, मतलब वेक्टर क्वांटिटी चेंज हो रही है। वेक्टर क्वांटिटी कौन सी बन रही है? वेलोसिटी। वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को क्या कहते हैं? इधर वेलोसिटी चेंज हो रही है। बात समझ में आ रही? क्यों चेंज हो रही है? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है। जैसे डायरेक्शन चेंज होती है तो वेलोसिटी चेंज हो जाती है, डायरेक्शन चेंज होती है तो वेलोसिटी चेंज होती है, डायरेक्शन तो चेंज हो रही है, इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी चेंज हो रही है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है ना, पढ़ा था ना, पिछला लेक्चर देख लेना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? एक्सेलरेशन। मतलब इसमें एक्सेलरेशन डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से इसमें एक्सेलरेशन है, इसलिए हम इसको कहते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। इसको हम सर्कुलर मोशन का दूसरा नाम है एक्सेलरेटेड मोशन। सर्कुलर क्यों? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है। स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी में इधर इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब चेंज इन मतलब देयर इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन, देयर इज ए एक्सेलरेशन। पढ़ते हैं इधर, व्हेन अ बॉडी or an object moves in a circle, its motion is called circular motion। ये तो सीधी सी बात होगी। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं motion in a circle is called circular motion। चलिए ये बात भी होगी। When a body and object is moving along a circular path, जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है, its direction of motion keeps changing continuously। इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। कैसे? हमने इधर देखा ना, डायरेक्शन ऑफ मोशन कंटिन्यूसली चेंजिंग, दैट्स व्हाट इट इज राइटिंग। आगे चलते हैं। ओके सिंस द वेलोसिटी चेंजेस, डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, देन दिस मोशन इज सेड टू बी accelerated one, therefore the motion along a circular path। याद रख लो इसको, ये कई बार एमसीक्यू में भी आ जाता है। मोशन ऑफ ए सर्कुलर पाथ इज, नीचे आएगा एक्सेलरेटेड, नीचे आएगा कांस्टेंट स्पीड, कुछ भी ऑप्शन हो सकता है। तो एक तो एक्सेलरेटेड मोशन है, स्पीड लिखा होगा कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है।
सो इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन, ये याद रखोगे आप। व्हेन बॉडी मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ द यूनिफॉर्म विद यूनिफॉर्म स्पीड, जब यूनिफॉर्म स्पीड से यानी कांस्टेंट स्पीड से कोई चीज, स्पीड वेलोसिटी नहीं कर रहे हैं हम, स्पीड कर रहे हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसलिए वेलोसिटी चेंज हो रही है, then this is called a uniform circular motion। अब circular motion कोई पूछे, motion in a circle is called the circular motion, और a body or an object moves in a circle, its motion is called circular motion। when a body or object moves in a circle, its motion is called circular motion। what is uniform circular motion? when a body moves in a circular path with the uniform speed या constant speed। uniform speed का मतलब है constant speed। when a body moves in a circular path with uniform speed या constant speed, then it is known as the uniform circular motion। the circular motion is always accelerated। the circular motion is always accelerated। अब आप कहेंगे कि सर इसका तो थोड़ा सा बनता है स्क्रीनशॉट, तो स्क्रीनशॉट आप इसका जल्दी से ले लीजिए। बढ़ते हैं हम आगे। छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं, ये एग्जांपल्स को समझते हैं। द फोर्स विच इज नीडेड, जो वो फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में रखने के लिए चाहिए, उस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ये मैं बात आपके साथ कर चुका। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स मूव अंडर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्या कह रहा है ये? आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूमती हैं। उनकी जो स्पीड है अर्थ के चारों तरफ वो कांस्टेंट है, तभी तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हुआ। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये कह रहा है अर्थ भी सन के चारों तरफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ही घूमती है। लेकिन ये 9th तक की बात है, 11th में कहानी बदल जाएगी। 11th में इसको और डिटेल में पहुंचेंगे, तब कुछ और बात करेंगे। अभी वो नहीं बता रहा हूं, वो बताऊंगा आपको 11th में, तब आइएगा। ऑलराइट, द टिप ऑफ ए सेकंड हैंड ही क्यों? टिप ऑफ ए सेकंड हैंड ऑफ ए वॉच, व्हाई सेकंड हैंड, व्हाई नॉट मिनट हैंड, व्हाई नॉट आवर्स हैंड? घड़ी का चाहे ये घड़ी है, इसका चाहे सेकंड हैंड है, चाहे मिनट हैंड है, चाहे आवर हैंड है, ये यहां से जब ये जब यहां से चलेगा, ये पूरा चक्कर लगाएगा तो एक सर्कुलर मोशन हुआ। अभी सर्कुलर मोशन में अगर हमने स्पीड निकालनी है तो क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। सर्कुलर मोशन में जब कोई चीज घूम रही है तो उसका डिस्टेंस कितना होता है? सरकमफ्रेंस क्या होती है? 2πr। और लेटर से यहां से चीज चली, ये पूरा सर्कल काटा, फिर यहां पहुंच गई, उसमें उसका टाइम लगा t, तो ये हो गया, ये क्या हो गया? ये हो गया डिस्टेंस। ये हो गया डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? स्पीड अपॉन ये हो गया स्पीड, ये डिस्टेंस कवर्ड हो गया, ये हो गया टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है? स्पीड। फिर से देख लो, चलो फिर से देख लो क्या कह रहा हूं मैं। देखो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? 2πr। डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है? तो ये टाइम से कर दो। डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है? स्पीड। 2πr t is the time taken to complete one revolution, that's what it is। so ये रहा आपके पास फार्मूला, v is equal to 2πr upon t in case of a circular motion। तो आपको ये चैप्टर मैंने बहुत धीरे आसानी से आप तक पहुंचाया ताकि ग्राफ आपकी पकड़ में आ जाए। सो अगले एपिसोड में अरे मेरा मतलब है अगले लेक्चर में हम आपसे बात करेंगे क्वेश्चन आंसर फॉर्म में। इस पूरे चैप्टर को मैं एक और रिवीजन दूंगा, लेकिन दूंगा क्वेश्चन और आंसर फॉर्म में। कुछ क्वेश्चंस, उनके साथ में आंसर्स लेके आऊंगा, उनमें थ्योरी भी होगी, उनमें न्यूमेरिकल्स भी होंगे, उनमें एमसीक्यू भी होंगे। तो इधर बने रहिए और उन्हीं में से आपके एग्जाम में वो क्वेश्चंस आने वाले हैं। और जी, चाहे